लाइट लगाना है क्या? लाइट लाइट चाहिए क्या? ओके ओके। ओके, गुड मॉर्निंग ऑल। ओके, सो कल हम लोगों ने डॉट नेट बेसिक्स देखा, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करोगे, ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस एंड ऑल दैट स्टफ. Today we will go ahead and take a look at the static members and interfaces, how you will use the static members, static classes, abstract classes and interfaces into the .NET framework. Okay, आप लोग oops concept से familiar हो, right? Static classes, static variables, static methods क्या होते हैं आप लोगों को मालूम है? Okay, now tell me one thing. एक स्टैटिक क्लास है, ठीक है, उसमें दो मेंबर्स है, एक स्टैटिक मेंबर है, एक नॉन स्टैटिक मेंबर है. ओके, ये अब स्टैटिक क्लास में नॉन स्टैटिक मेंबर डिक्लेयर कर सकते हो? ओके, एंड सेम थिंग अगर आप देखो रिवर्स सिचुएशन अगर आप करो कि नॉन स्टैटिक क्लास है, ठीक है, उसमें आप स्टैटिक मेंबर डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है. सो जो नॉन स्टैटिक क्लास है उसके स्टैटिक मेंबर में और नॉन स्टैटिक मेंबर में डिफरेंस क्या रहता है? सी, एक नॉन स्टैटिक क्लास में अगर आप एक स्टैटिक मेंबर या स्टैटिक प्रॉपर्टी आप डिक्लेयर करते हो और एक नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टी डिक्लेयर करते हो, तो जितने पॉइंट्स आप लोगों ने बताई कि अगर आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो वो स्टैटिक वेरिएबल या प्रॉपर्टी जो भी आपने डिक्लेयर किया है उसकी एक ही कॉपी रहेगी. नंबर ऑफ इंस्टेंस उस क्लास के जितने बनाओगे नॉन स्टैटिक के उतने नंबर ऑफ इंस्टेंसेस बनेंगे, ठीक है. स्टैटिक मेंबर में जो या प्रॉपर्टी में जो भी आपने वैल्यू असाइन की है वो एवरीवेयर इट विल बी सेम, ठीक है. नॉन स्टैटिक मेंबर्स के लिए जितने इंस्टेंस आप बनाओगे क्लास के हर एक के लिए आपको उसकी वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी. अनदर थिंग इज, कोई भी स्टैटिक मेंबर अगर आप डिफाइन करते हो तो उसको क्लास नेम डॉट मेंबर नेम करके आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, इफ इट इज अ प्रॉपर्टी और वेरिएबल वॉट एवर. लेकिन नॉन स्टैटिक में आप वैसे एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है. अनदर थिंग इज, जितने इंस्टेंस आप उस क्लास के बनाओगे, जो नॉन स्टैटिक मेंबर्स है हर एक इंस्टेंस के लिए जितनी प्रॉपर्टीज है जितने वेरिएबल्स है सबके लिए मेमोरी स्पेस वो कंज्यूम करेगा, राइट. स्टैटिक मेंबर सेम मेमोरी स्पेस यूज करेगा. उसका लाइफ स्टाइल, जब एक बार क्लास अगर इनिशिएट हो गई तो स्टैटिक मेंबर का लाइफ स्पैन वहां से स्टार्ट होता है, ठीक है. नॉन स्टैटिक मेंबर का लाइफ स्पैन तब तक स्टार्ट नहीं होता जब तक आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाओ एक्सप्लिसिटली. ओके, सो ये डिफरेंसेस है, ये ध्यान में रखना. जब भी अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन करता है ना तो पॉइंट्स में 1 2 3 4 जितने आप नंबर ऑफ पॉइंट्स एक्सप्लेन कर पाओगे उतना बेटर होगा, ठीक है. 2 3 पॉइंट्स ठीक है, आई अंडरस्टैंड हर किसी को थोड़े बहुत ध्यान में रहते हैं, बट कुछ चीजें ऐसी है जो आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है. इन चीजों को रिवाइज करते रहो क्योंकि ये सारी चीजें बेसिक्स है. हर प्रोजेक्ट में एटलीस्ट एक स्टैटिक क्लास आप यूज करते हो, सो यू शुड नो कि आपने वहां पे स्टैटिक क्लास अगर यूज किया तो उसका लॉजिकल रीजन क्या है. ओके ओके, सो we have different types of the static things we can use. We can use a static class, static method,
static properties or static variables. Okay, in a class we can have a static constructor also. So static means something which cannot be instantiated. You cannot create an object of a static class. Okay, static class का explicitly object नहीं create कर सकते. ओके वो जब आपका एप्लीकेशन रन होगा तो उसका इंस्टेंस ऑटोमेटिकली ओएस क्रिएट करता है, फ्रेमवर्क क्रिएट करता है, और उसका इंस्टेंस तब तक एग्जिस्ट करता है जब तक कि आपकी एप्लीकेशन अलाइव है. ओके, सी शार्प क्लासेस, वेरिएबल्स, मेथड, प्रॉपर्टीज, ऑपरेटर्स. ऑपरेटर ओवरलोडिंग आप लोगों ने किया है ना? नहीं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग C++ या जावा में नहीं किया है क्या? ओके. डिफाइंड एज एन यूजिंग द स्टैटिक मॉडिफायर कीवर्ड. जैसे नॉर्मल आप लोग जावा में स्टैटिक क्लासेस डिक्लेयर करते हो, स्टैटिक देन एक्सेस स्पेसिफायर, क्लास नेम, एंड देन जो भी आपके क्लास के प्रॉपर्टीज या मेथड्स होंगे वो. सो सेम वे डिक्लेयर करने का यहाँ पे भी है. कोई क्लास अगर आपको डिक्लेयर करना है तो एक्सेस स्पेसिफायर, देन स्टैटिक क्लास, क्लास नेम. स्टैटिक क्लास में जितने भी आपके वेरिएबल्स या मेथड्स हैं वो सारे स्टैटिक रहेंगे, जो भी आपने डिक्लेयर किया अकॉर्डिंगली, और जो भी मेथड आप उसमें ऐड कर रहे हो वो सारे स्टैटिक रहेंगे. ठीक है, सो ये सिंपल डिक्लेरेशन है. क्लास आप स्टैटिक कैसे डिक्लेयर करोगे, वेरिएबल अगर आपको डिक्लेयर करना है तो स्टैटिक वेरिएबल आप कैसे डिक्लेयर करोगे, देन मेथड्स स्टैटिक कैसे यूज करोगे. एक स्टैटिक मेथड से दूसरा स्टैटिक मेथड आप कॉल कर सकते हो. Those are simple methods, right? ये ना छोटी छोटी सी चीजें, ये ट्रायल एंड एरर करके देखो. ठीक है, इससे आप लोगों के कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे, और आप लोगों को अगर कोई डिसीजन लेना है कि आपको एक क्लास ऐड करना है या इंटरफेस ऐड करना है, दैट क्लास शुड बी अ स्टैटिक क्लास और नॉन स्टैटिक क्लास, दैट मेथड शुड बी अ स्टैटिक और नॉन स्टैटिक. सो ये जब आप एप्लीकेशन डेवलप करोगे तो ये डिसीजन लेने में ये चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी. Okay, so there are few things which we have to remember while using the static classes. A static class cannot be instantiated. All the members of the static class must be static, otherwise the compiler give an error. Okay, so in a static class you cannot declare a non-static variable. Okay, the static class can contain static variables, methods, properties, operators, events, and static constructors. Static class cannot contain instance member and constructors. Why? Static class cannot contain instance members and variables or constructors. हाँ, उसका स्टैटिक क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट होता है. अगर इंस्टेंस वेरिएबल रहेंगे उसमें तो उतने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बनने की जरूरत होगी, और वो यहाँ पे नहीं होगा. ठीक है, indexes and डिस्ट्रक्टर्स आर नॉट बी स्टैटिक. कोई भी डिस्ट्रक्टर अगर आप यूज कर रहे हो तो वो स्टैटिक नहीं होता. ठीक है, ये ध्यान में रखना. कंस्ट्रक्टर कैन बी स्टैटिक बट डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बी स्टैटिक डिस्ट्रक्टर. डॉटनेट में एक डेटा टाइप है वैर करके. ओके, हाँ, सो उसमें आप कोई भी वैल्यू असाइन करो, इट्स नॉट अ स्पेसिफिक. अगर आप उसमें इंटीजर वैल्यू असाइन करते हो तो उसका टाइप इंटीजर हो जाता है. अगर आप उसमें स्ट्रिंग वैल्यू डिफाइन करते हो तो उसका टाइप स्ट्रिंग हो जाता है. वो तब यूज करते हैं जब आपको इनपुट क्या आने वाला है अगर आपको कंफर्म नहीं है, एंड यू जस्ट वांटेड टू स्टोर इन अ वेरिएबल, एट दैट टाइम हम लोग उसको वैर वेरिएबल यूज करते हैं. सो स्टैटिक अगर आप यूज कर रहे हो तो स्टैटिक वैर आप डिक्लेयर नहीं कर सकते. ओके, static classes are sealed classes, therefore cannot be inherited. इसका मतलब एक्सप्लेन कर सकते हो? Static classes are sealed classes. Sealed classes क्या होती है मालूम है? Sealed classes means अगर I want to stop my class from inheritance, I will declare it as a sealed class. Okay, so that class cannot be inherited. Static class भी कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट वैसे ही है. स्टैटिक क्लास का इंस्टेंस आप क्रिएट नहीं कर सकते, उसको आप इनहेरिट नहीं कर सकते क्योंकि उसके सारे मेंबर्स स्टैटिक है. राइट, सो स्टैटिक क्लासेस
और सील्ड क्लासेस, दोनों में थोड़ी सिमिलैरिटी भी है, थोड़ा डिफरेंस भी है। ओके, अ स्टैटिक क्लास कैन नॉट इनहेरिटेड फ्रॉम अदर क्लासेस, स्टैटिक क्लास यू कैन नॉट इनहेरिट। A static class members can be accessed using class name dot member name, normal जैसे आप access करते हो। A static class remains memory for the lifetime of the application domain in which your program resides. So जब तक आपके application के life cycle है तब तक वो static class का existence object रहता है, ठीक है। static classes बहुत कम static classes बहुत कम यूज करते हैं क्योंकि मेमोरी मैनेजमेंट के हिसाब से अगर आप देखो तो उसका एग्जिस्टेंस हमेशा रहता है मेमोरी में, ठीक है। सो स्टैटिक क्लासेस जब आप यूज कर रहे हो तो ऐसे जगह पे ही यूज करना जहां पे आपको एवरी टाइम उसकी जरूरत पड़े। जैसे आप कोई अगर लॉगर यूज कर रहे हो, ठीक है, आपके एप्लीकेशन का जो भी लॉग है वो इंसर्ट करने के लिए, सो एट दैट टाइम अगर आप स्टैटिक क्लास यूज करते हो तो दैट कैन बी अंडरस्टैंडेबल कि आपको हर मेथड में उसको यूज करना है और हर जगह आप उसका इंस्टेंस क्रिएट करके फिर उसके मेथड को कॉल नहीं दे सकते। और लॉगर हर समय रन होने वाली एक काइंड ऑफ यूटिलिटी होती है, इसलिए वहां पे अगर आप स्टैटिक क्लास यूज करते हो तो दैट इज ओके, बट अदर इसमें चीजों में अगर आप स्टैटिक क्लास यूज करते हो तो वो बेनिफिशियल नहीं होता है, ठीक है। सील्ड क्लास का कैसा है, अगर इनहेरिटेंस कैसा होता है, एक बेस क्लास होता है, एक डिराइव्ड क्लास होता है, ठीक है। बेस क्लास से जो क्लास आप डिराइव कर रहे हो दैट इज कॉल्ड एज डिराइव्ड क्लास। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि ये क्लास से कोई इनहेरिट ना कर सके, अगर मेरे को वो क्लास का इनहेरिटेंस स्टॉप करना है तो उसके आगे जब मैं क्लास डिक्लेयर करता हूं तो उसको सील्ड कीवर्ड में ऐड करता हूं। सो सील्ड कीवर्ड ऐड करने के बाद उस क्लास को आप इनहेरिट नहीं कर सकते। ये आगे मैं कवर करता हूं। Normal classes, non-static classes can contain one or more static methods, fields, properties, event and non-static members. It is more practical to define a non-static class with some static members than declare an entire class static. ठीक है, अगर कोई क्लास कंप्लीट अगर आप स्टैटिक डिक्लेयर कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ दैट अगर आप नॉन स्टैटिक क्लास में स्टैटिक मेथड्स और प्रॉपर्टीज ऐड कर रहे हो, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। ओके, static fields in a non-static class can be defined using static keywords. The fields of a non-static class is shared across all the instances, so changes done in one instance will reflect in others. ठीक है, so इसका एक ही इंस्टेंस होता है जो हर मल्टीपल क्लास का इंस्टेंस शेयर करता है, सबकी वैल्यू एक ही होती है। ओके, ये ऑलमोस्ट सब कॉमन कॉन्सेप्ट्स है। सो नाउ यहाँ पे जस्ट एक नॉन स्टैटिक क्लास लिया है मैंने, उसमें एक स्टैटिक मेंबर डिक्लेयर किया है नंबर ऑफ इंस्टेंसेस करके, और एक कंस्ट्रक्टर है उस पर मैं उसको इंक्रीज कर रहा हूँ प्लस करके। जब मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे वैल्यू 2 आती है, ठीक है। क्यों 2 आती है? क्योंकि जो स्टैटिक मेंबर है उसकी वैल्यू वो रिटेन करता है, राइट। सो 2 बार अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो सेम वैल्यू वो शेयर करेगा, इंस्टेंस शेयर करेगा। फर्स्ट टाइम इंक्रीमेंट करेगा 1, सेकंड टाइम इंक्रीमेंट करेगा 2। ओके, इसको ड्राई रन करो, ठीक है। ये क्लास है आपका एक स्टॉप वॉच करके, इसमें जब आप इसका इंस्टेंस क्रिएट करोगे तो इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो जो वैल्यू है नंबर ऑफ इंस्टेंसेस की फर्स्ट टाइम वो प्लस करेगा। अभी 1 हुआ, ठीक है। मैंने फिर सेकंड इंस्टेंस क्रिएट किया, ठीक है, वापस इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अभी ये स्टैटिक वेरिएबल है इसलिए इसकी वैल्यू रिटेन होती है, अभी इसकी वैल्यू 1 है। सेकंड इंस्टेंस जब मैं बनाता हूं तो उसकी वैल्यू 2 होगी। नाउ अगर अब मैं इसको प्रिंट करता हूं तो 2 आएगा, राइट। नाउ स्टैटिक मेथड्स, you can define one or more static methods in a non-static class, or static methods can be called without the creating an object. You cannot call a static methods using an object of the non-static class. Non-static class के साथ उसके static methods आपको accessible नहीं होते। The static methods can only call other static methods and access static members. You cannot access non-static members in the class of the static methods. Okay. कोई अगर क्लास में आपका स्टैटिक मेथड है तो उसमें आप नॉन स्टैटिक मेंबर आप यूज नहीं कर सकते या कॉल नहीं कर सकते,
ठीक है. So there are a few things we have to remember. Static methods can be defined using the static keyword before the return type and the access modifier. This is how you have to define the static method. Static methods can be overloaded but cannot be overridden. ठीक है. स्टैटिक मेथड्स आप ओवरलोड कर सकते हो लेकिन ओवरराइड नहीं कर सकते क्योंकि स्टैटिक क्लास इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है. ठीक है. सो स्टैटिक मेथड्स कैन कंटेन लोकल स्टैटिक वेरिएबल्स. इन अ स्टैटिक मेथड आप स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो. जैसे नॉर्मल मेथड में आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो वैसे ही स्टैटिक मेथड में स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो. Static methods cannot access or call non-static variables unless they are explicitly passed as in parameters. ठीक है. If you have to use any non-static member in a static method, then you have to pass it by a parameter. Then only you can use it. Otherwise, किसी क्लास में non-static member है, उसको आप static क्लास में explicitly without passing a parameter access नहीं कर सकते. Okay. सी कोई भी वेरिएबल हो, इट्स अ स्टैटिक और नॉन स्टैटिक, इट डिपेंड्स वेयर यू आर डिक्लेयरिंग इट. ठीक है. क्लास लेवल पे अगर आपने किया है तो वो क्लास लेवल पे रहेगा. मेथड के अंदर किया है तो मेथड लेवल पे रहेगा. ट्राई कैच के अंदर अगर किया है तो वो ट्राई के अंदर रहेगा. कैच में या फाइनली में वो एक्सेसिबल नहीं रहेगा. सो जहाँ से ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस है वहाँ तक उसका स्कोप रहता है. सो दिस इज जस्ट ए एग्जाम्पल कि यहाँ पे एक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड है. इसमें एक क्लास में एक स्टैटिक इंट काउंटर लिया है जो स्टैटिक है और एक नॉन स्टैटिक मेंबर लिया है. इट्स जस्ट नेम. काउंटर प्लस प्लस अगर मैं करता हूँ तो ये स्टैटिक मेथड है. सो काउंटर प्लस प्लस इज अ काउंटर इज अ स्टैटिक वेरिएबल. सो दिस आई कैन एक्सेस हियर. एंड देन नेम अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ तो ये नॉन स्टैटिक मेंबर है और स्टैटिक मेथड में मैं इसको यूज कर रहा हूँ लेकिन इसलिए ये यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं होगा. ठीक है. कंपाइलर आपको रन टाइम कंपाइल टाइम एरर थ्रो करेगा. ओके. सेम अगर एक स्टैटिक मेथड है जिसमें एक स्ट्रिंग टेक्स्ट मैंने एज अ पैरामीटर पास किया है, ये नॉन स्टैटिक पैरामीटर है. राइट. कोई भी क्लास मेथड में अगर आप पैरामीटर पास करते हो तो वो स्टैटिक पैरामीटर आप नहीं पास कर सकते. कोई पैरामीटर अगर आपने पास किया स्टैटिक मेथड में तो वो पैरामीटर आप उसको यूज कर सकते हो. देन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर. स्टैटिक कंस्ट्रक्टर क्यों यूज करते हैं? स्टैटिक कंस्ट्रक्टर यूज किया है. अगर आप कोई स्टैटिक क्लास डिक्लेयर कर रहे हो तो जैसे कंपाइलर आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करता है. राइट. उस केस में वो क्या करता है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो प्रोवाइड करता है. राइट. क्यों करता है ये बताओ मेरे को. लॉजिक क्या होना चाहिए उसके पीछे का? देखो स्टैटिक क्लास का एक ऑब्जेक्ट रहता है. राइट. किसी भी क्लास का अगर आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो ये श्योर है कि उसको कंस्ट्रक्टर लगता है. राइट. स्टैटिक क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट रहता है. सो कंपाइलर बाय डिफॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर तो प्रोवाइड करता है. ठीक है. अगर कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड नहीं करता तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा. सो स्टैटिक क्लास में भी एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डेफिनेटली होता है. ठीक है. एक्सप्लिसिटली अगर आप स्टैटिक कंस्ट्रक्टर ऐड करना चाहो तो आप ऐड कर सकते हो. ओके. जो कॉन्सेप्ट्स है ना उसके पीछे का ना लॉजिक समझने की कोशिश करो कि ये अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है. कुछ ना कुछ उसके पीछे लॉजिक होगा, कुछ रीजन होगा. राइट. वो फाइंड आउट करने की कोशिश करो तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझना में इजी होगा और आपको ऐसा एकदम याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. A static constructor is declared with the help of the static keyword.
static constructor has to be invoked only once in the class, and it has been invoked during the creation of the first instance of a static member in the class. Okay, the static constructor is initialized static fields or data of the class and to be executed only once. So जो static fields और जो भी variables हैं उनको अगर आपको डिफाइन करना है या डिक्लेयर करना है, नॉट डिक्लेयर, उनको अगर वैल्यू असाइन करनी है तो उस समय आप स्टैटिक कंस्ट्रक्टर में आप वो कर सकते हो. A non-static class can contain a parameterless static constructor. Okay, it can be defined within the static keyword and without access modifier like public, private or protected. So non-static class में अगर आपको static constructor add करना है तो that will be only one static constructor. उसमें कोई पैरामीटर्स नहीं रहेंगे. ओके, कोई एक्सेस स्पेसिफायर भी नहीं रहेगा. स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी कॉल्ड डायरेक्टली व्हेन इट इज एग्जीक्यूटिंग, देन द यूजर हैज नो कंट्रोल. ठीक है, नॉर्मल जो कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर या कॉपी कंस्ट्रक्टर आप यूज करते हो तो उसके थ्रू जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो उस पर आपका कंट्रोल रहता है कि अनलेस एंड अनटिल आप स्पेसिफिक कंस्ट्रक्टर क्लास का ऑब्जेक्ट के हिसाब से नहीं बनाओ वो इन्वोक नहीं होता है. बट स्टैटिक पे आपका कंट्रोल नहीं रहता है. It is called automatically to initialize the class before the first instance created. Okay, so static constructor जैसे normal default constructor होते हैं वैसे ही automatic जब आपका first instance create होता है उस समय वो call होता है और it resides into the memory. Okay. Okay, so here we have a static constructor. It's just a class, stopwatch class है. इसमें एक static constructor मैंने लिया है. Then एक instance constructor लिया है जो non static है. Then एक static method मैंने add किया है void display करके, and उसके मैं instance create कर रहा हूँ, instance method वगैरह add करके. Okay, so in above the non static class, the stopwatch contains a static and a non static constructor. Static constructor is called only once whenever the static method is used creating an instance for the first time. Okay, the following example shows that the static constructor gets called when the static method is called for the first time. Calling the static method second time onwards won't call a static constructor. So जब आप first time जब आप static method call करोगे उस टाइम वो static constructor को call करेगा. ठीक है, और एक बार कॉल होने के बाद वो सेकंड टाइम स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा. लेकिन नॉर्मल जो नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर्स है जितने आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे उतने बार वो कॉल होते हैं. लोकल फंक्शंस कल जैसे हम लोगों ने देखा फंक्शन इनसाइड द फंक्शन. सो सेम वे में आप स्टैटिक लोकल फंक्शन भी यूज कर सकते हो. नॉर्मल लोकल फंक्शन जैसे हम लोग क्रिएट करते हैं उसके अंदर जस्ट एक स्टैटिक कीवर्ड यूज करके आप स्टैटिक लोकल फंक्शन क्रिएट कर सकते हो. ओके, अ लोकल फंक्शन इज डिफाइंड एज एन नेस्टेड मेथड इनसाइड द कंटेनिंग मेंबर. इट enables you to declare methods inside the context of another method. सेम लोकल फंक्शन का कॉन्सेप्ट है. इट मेक्स इट easier to readers to class to know what the local method is only called from context in which it is declared. It also gives a better place to write methods that are called from only one function. So inside the function अगर आपको कोई specific logical separation करना है कोड के लिए so उसके लिए local functions हम लोग यूज करते हैं. Now here we have a static method, a static local function. Okay, in this static local function there is another function. We are calling just int num equal to 40 and I'm calling this get num square. ये लोकल फंक्शन है get num square जो मैं एक स्टैटिक लोकल फंक्शन के अंदर से कॉल कर रहा हूँ. ठीक है, सो स्टैटिक int get num square is a local function. इसमें num into num जो मेरी पैरामीटर मैंने डिक्लेयर किया है वो मैं मल्टीप्लाई करके रिटर्न करता हूँ. ये वर्क करेगा या नहीं करेगा? नहीं, दोनों स्टैटिक है. int num 40. हाँ,
स्टैटिक मेथड में नॉन स्टैटिक आप डिक्लेयर कर सकते हो। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। सो इट विल वर्क और इट विल फेल। लेट्स डू वन थिंग, वी विल ट्राई दिस इन प्रैक्टिकल सेशन। ओके, मैं ऐसे जवाब दूंगा तो आपको ध्यान में नहीं रहेगा, आप करके देखोगे तो आपको ध्यान में रहेगा। ओके ओके, सो यहाँ तक स्टैटिक प्रॉपर्टीज, क्लासेस, फील्ड्स, मेथड्स क्लियर है। कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सबका सेम है, चाहे जावा हो या सी प्लस प्लस हो, ओनली थोड़ा डिक्लेरेशन का फर्क होता है और उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है। ठीक है, नाउ आप लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेसेस, इनहेरिटेंस, ठीक है, ये सब आप लोगों ने यूज किया है। नाउ एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में डिफरेंस क्या होता है? और इंटरफेस में लिख सकते हो। ओके, उल्टा बोल रहे हो। ओके, इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस आप लोग ऐसे ब्लैंक क्यों हो? Okay, let's go ahead. So this is the difference between the abstract classes and interfaces. Okay, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आप डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों ऐड कर सकते हो, इंटरफेस में इट्स ओनली डिक्लेरेशन। ओके, आप कोई भी क्लास इंटरफेस में कोई भी मेथड का डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कैन कंटेन द डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, सेकंड थिंग, जो इनहेरिटेंस आप यूज करते हो या इंटरफेसेस आप यूज करते हो, तो डॉटनेट में, सी शार्प में एक क्लास को आप मल्टीपल इंटरफेसेस से इनहेरिट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एक क्लास को सिंगल बेस क्लास से ही आप इनहेरिट कर सकते हो। कोई क्लास को अगर आप इनहेरिट कर रहे हो तो उसका बेस क्लास दो बेस क्लास नहीं हो सकती, इट विल इनहेरिट ओनली वन क्लास। ठीक है, लेकिन इंटरफेस अगर है तो एक क्लास में आप मल्टीपल इंटरफेसेस इनहेरिट कर सकते हो। ठीक है, कोई सपोज करो एक क्लास आपने बनाया, वो आई डिस्पोजेबल इंटरफेस इंप्लीमेंट कर रहा है, प्लस कोई अगर आपका उसमें आप डेटाबेस कनेक्शन यूज कर रहे हो, उसके लिए अगर आपने कोई एसक्यूएल सर्वर या ओरेकल के लिए कोई अगर डेटाबेस कनेक्शन के लिए कोई अगर इंटरफेस डिक्लेयर किया है, सो दो इंटरफेसेस आप एक क्लास में इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, बट इन टर्म्स ऑफ क्लास यू कैन यूज ओनली वन बेस क्लास। सो इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में सी शार्प के कॉन्टेक्स्ट में ये डिफरेंस है। ओके, बेस नॉट बेस क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आप कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कर सकते हो, इंटरफेस में आप कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड नहीं करते। ठीक है, क्यों प्रोवाइड नहीं करते? राइट, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास आपका स्टैटिक मेंबर आप दे सकते हो, इंटरफेस में स्टैटिक मेंबर नहीं दे सकते। सेकंड थिंग, इट कैन कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेस मॉडिफायर्स, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, बट इंटरफेस में जो भी आप डिक्लेयर करोगे दैट विल बी ओनली पब्लिक। ठीक है, उसमें प्राइवेट या इंटरनल आप एक्सेस स्पेसिफायर नहीं दे सकते। अब जहां तक परफॉर्मेंस की बात है, ये बहुत ज्यादा आप मेजर नहीं कर सकते कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का परफॉर्मेंस बेस्ट होता है या इंटरफेस का बेस्ट होता है।
ये थियोरेटिकली एब्स्ट्रैक्ट क्लास का बेटर होता है, लेकिन द पॉइंट इज जो कोड आप कर रहे हो परफॉर्मेंस एक्चुअल उस पर डिपेंड करता है. It is used to implement the core identity of a class. It is used to implement peripheral abilities of the class. Okay. एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज करने का एक एडवांटेज ये होता है कि उसमें आप डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर सकते हो. अगर वो मेथड आपने कहीं अगर ओवरराइड नहीं किया है और उसको कहीं से अगर आपने कॉल किया है तो जो डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन है उसका वो एग्जीक्यूट करेगा वो. ठीक है. इंटरफेसेस में कैसा है, जो भी मेथड्स आपने उसमें डिक्लेयर किए हैं वो आपको इनहेरिट करना मस्ट है. ओके उसके अगर आप वो इनहेरिट नहीं करोगे कोई मेथड तो कंपाइल टाइम एरर देगा. लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के केस में अगर आपने डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन दिया है तो वो कंपाइल टाइम एरर नहीं देगा आपको. ओके. देयर कैन बी ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट क्लास. अ क्लास कैन हैव मल्टीपल इंटरफेस. जो जैसे मैंने आपको बताया कि बेस क्लास सिर्फ एक ही हो सकती है किसी क्लास के लिए, इंटरफेसेस मल्टीपल हो सकते हैं. अब जहां पे आपको ये डिसाइड करना है कि आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज करना है या इंटरफेस यूज करना है. ठीक है. जब आप एप्लीकेशन डेवलप करते हो तब आप जब किस टाइप से या किस सिचुएशन में आप ये डिसाइड करोगे कि आपको इंटरफेस यूज करना है या एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज करना है. सो कुछ पॉइंट्स है जिसपे हम लोग डिसाइड करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जो इंटरफेस मैं अगर मैं इंटरफेस डिक्लेयर कर रहा हूं तो इंटरफेस मैं उस केस में डिक्लेयर करता हूं जब उसको इंप्लीमेंट करना मस्ट होता है, उसके सारे मेथड्स को इंप्लीमेंट करना मस्ट होता है. ठीक है. नाउ से इफ आई एम यूजिंग एन एप्लीकेशन व्हिच कैन कनेक्ट टू अ मल्टीपल डेटाबेसेस. ओके. मे बी ओरेकल, मे बी एसक्यूएल सर्वर और मायएसक्यूएल और एनी अदर डेटाबेस. सो उसमें जो मेथड्स मैं डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है, पहले मैं कनेक्शन ओपन करने के लिए मेथड डिक्लेयर करता हूँ, डेटा गेट करने के लिए एक मेथड है मेरा, एक इंसर्ट करने के लिए, एंड देन कनेक्शन क्लोज करने के लिए. ये चार जो मेथड्स है मैं कोई भी डेटाबेस यूज करूँ सब में मुझे इनकी जरूरत पड़ेगी. Okay, so in this case when I have to use multiple databases or all the methods which I have declared are must to implement, in that case I will go with the interface. ठीक है. लेकिन कुछ अगर ऐसे मेथड या ऐसी सिचुएशन है जहां पे मुझे एक डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना है या फिर जो मेथड्स है दैट मे और मे नॉट बी ओवररिडन, अगर ओवरराइड नहीं करता हूं तो डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन मेरे पास अवेलेबल है, उस केस में आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज करोगे. ठीक है. एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज करने का एक और डिसएडवांटेज है, जैसे मैंने बोला कि सिर्फ एक बेस क्लास आप यूज कर सकते हो. ठीक है. लेकिन इंटरफेसेस के केस में मल्टीपल इंटरफेसेस आप यूज कर सकते हो. सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं या एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो इंटरफेस मैक्सिमम टाइम यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास. अगर डेटाबेस कनेक्शन के लिए सपोज मेरा कोई एक डिफॉल्ट डेटाबेस है कि अगर कोई डेटाबेस अवेलेबल नहीं है तो आई विल कनेक्ट विद एसक्यूएल सर्वर और ओरेकल. अगर ये सिचुएशन है उस केस में अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज कर रहा हूं दैट कैन बी अंडरस्टैंडेबल बिकॉज आई हैव अ डिफॉल्ट database where if nothing is getting connected I will connect it to Oracle or SQL Server whichever is default. In that case I can switch to abstract classes. Okay, so ये decision making के समय ये चीजें ध्यान में रखना कि किस सिचुएशन में आपको abstract class यूज करना है, किस सिचुएशन में आपको interfaces यूज करना है. ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप डेवलपमेंट करोगे तब उस समय आपको ये डिसाइड करना होता है कि आप किस इस पे जाओगे. ओके. नाउ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस. C++ में एक इनहेरिटेंस होता था जो हम लोग मल्टी लेवल या मल्टीपल कुछ यूज करते, राइट? नहीं, मल्टी लेवल इसमें सपोर्ट करता है, एक इंटरफेस ये सपोर्ट नहीं है. हाइब्रिड, राइट. वो C# सपोर्ट नहीं करता है. नहीं करता क्या? ओके. ओके. Inheritance allows us to create a new class from an existing class. It is a key of feature of object-oriented programming. The class from which a new class is created is known as a base class, parent, or superclass, and the new class which is called derived is a child or subclass.
ओके, ये सिंपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है. The derived class inherits the fields and methods of the class that helps with the code reusability. जो इनहेरिटेंस हम लोग यूज करते हैं वो क्यों यूज करते हैं, इसका मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव ये है रीयूजेबिलिटी के लिए. एक ही मेथड मेरे को 4 क्लासेस में डिफरेंट टाइप से डिफाइन नहीं करना पड़ेगा. Inheritance is one of the 3 functional principles of the object-oriented programming because it allows the creation of hierarchical classification using interface inheritance. You can create a generic class that defines that trails the common of the related items. This class can then inherited by other more specific classes. Each adding these things are unique to it. Okay. So type of inheritance जो C# सपोर्ट करता है वो सिंगल इनहेरिटेंस है, जो बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास के लिए नॉर्मली यूज करते हैं. देन हायरार्किकल इनहेरिटेंस है, एक क्लास से आप दूसरी क्लास डिराइव कर रहे हो, उससे थर्ड क्लास डिराइव कर रहे हो. देन मल्टी लेवल 1, 2, 3, 4 इस टाइप में. एंड देन द मल्टीपल इनहेरिटेंस द यूजिंग इंटरफेसेस. मल्टीपल इनहेरिटेंस जो C# में हम लोग यूज करते हैं वो ओनली इंटरफेसेस के थ्रू करते हैं, क्योंकि मल्टीपल इंटरफेसेस आप एक क्लास में इंप्लीमेंट कर सकते हो, मल्टीपल बेस क्लासेस आप C# में नहीं यूज कर सकते. सो व्हेनेवर समवन विल आस्क यू कि मल्टीपल इनहेरिटेंस आप C# में कैसे यूज करोगे, तो मेक श्योर कि यू आर आंसरिंग विद द हेल्प ऑफ इंटरफेसेस. ओके. सो सिंगल इनहेरिटेंस सिंपल है, एक बेस क्लास है, उससे आप क्लास डिराइव कर रहे हो. सो देयर इज अ वन बेस क्लास एंड वन डिराइव्ड क्लास. Then hierarchical interface is a type of inheritance in which there are multiple classes derived from one base class. This type of inheritance is used when there is a requirement of one class feature that is needed in multiple classes. Okay, so here is a one class base class A. B को मैंने A से डिराइव किया, C को A से डिराइव किया और D को A से डिराइव किया. ठीक है. So A is a base class. I am implementing in 3 different derived classes. Okay. Then this is multi-level inheritance. There is a one base class, another base class B is derived from A, and there is another class C which is derived from B. Okay, so this is multi-level inheritance. So for C the base class is B and for B the base class is A. ओके. ओके, सो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि जब आप इनहेरिटेंस यूज कर रहे हो तो ऑर्डर ऑफ कंस्ट्रक्टर्स कैसे कॉल होंगे. ठीक है. यहाँ पे स्टैटिक और नॉन स्टैटिक का डिफरेंस होता है. With non-static constructors, while object creation of a class, the default constructor of that class is automatically called to initialize the members of the class. ठीक है. जब क्लास आप इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हो तो डायरेक्टली कॉल होगा. इन केस ऑफ इनहेरिटेंस, इफ वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ चाइल्ड क्लास, देन द पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर विल कॉल्ड बिफोर द चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर. ठीक है. सो इन दिस एग्जाम्पल अगर मैं B क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है. सो B क्लास का जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं तो B क्लास के कंस्ट्रक्टर के पहले A क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. ठीक है. इसके पीछे लॉजिक क्या है? क्योंकि जब आप B क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हो वो आप B क्लास आपने A क्लास से डिराइव की है, राइट. सो जब ये एग्जीक्यूशन मोड में आ गया, कंपाइल करोगे तो ए क्लास के प्रॉपर्टीज या कंस्ट्रक्टर्स जो ऑलरेडी वहां पे है उसका आपको, अगर आपने कंस्ट्रक्टर में कुछ वेरिएबल्स डिफाइन किया, प्रॉपर्टीज डिफाइन की है, तो उसकी जरूरत आपको पड़ेगी. इसलिए पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, फिर डिराइव्ड क्लास का. ठीक है. सो ये यहाँ पे जस्ट एक्सप्लेन किया है कि कोई बेस क्लास है और कोई डिराइव क्लास है, उसका जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ तो पहले कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. सिंपल एक बेस क्लास लिया एनिमल,
एक डॉग क्लास है, उसको एनिमल से मैंने डिफाइन इनहेरिट किया है, और जब डॉग का मैं कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ तो वो पहले आई एम एनिमल कंस्ट्रक्टर करके प्रिंट करेगा, एंड देन आई एम अ डॉग कंस्ट्रक्टर करके प्रिंट करेगा। ओके अभी ये जो हम लोगों ने एग्जांपल देखा वो नॉन स्टैटिक के लिए देखा, ठीक है। बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होता है। नाउ इफ यू आर यूजिंग अ स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, उस केस में ऑर्डर वो रिवर्स होता है, ठीक है। इन द केस ऑफ स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, कॉलिंग ऑर्डर विल बी रिवर्स फ्रॉम नॉन स्टैटिक, इट विल बी कॉल द फर्स्ट फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ओके, नाउ यहाँ पे अगर आप सेम देखो, स्टैटिक एनिमल क्लास है, उसमें एक मैंने प्रिंट किया है कंस्ट्रक्टर में, देन एक डॉग क्लास लिया, उसको एनिमल से डिराइव किया। अब इसको अगर मैं प्रिंट करता हूं तो क्या होगा? ऑर्डर इसमें रिवर्स होगा। ओके, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक इनहेरिटेंस में ये ध्यान में रखना, ऑर्डर ऑफ कॉलिंग द कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है। ये क्लियर हुआ नहीं हुआ है? सी, स्टैटिक में क्या होता है आपका? आपका एक ही इंस्टेंस होता है, राइट। कोई क्लास अगर आपका स्टैटिक है, उसमें स्टैटिक मेथड है, उसको जब आप एग्जीक्यूट करते हो या उसको जब आप कंपाइल करोगे, इन दैट केस क्या होता है? पहले सारे स्टैटिक मेंबर्स इनिशियलाइज होते हैं, राइट। सो इस केस में आपका कंस्ट्रक्टर स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है तो वो पहले कॉल होगा, राइट। जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तब नॉन स्टैटिक मेथड्स और प्रॉपर्टीज इनिशियलाइज होती है, बट स्टैटिक फर्स्ट होता है, इसलिए ये ऑर्डर रिवर्स होता है। ओके, ये प्रैक्टिकल में ट्राई करके देखो। जब आप करोगे ना तो डीबगर लगाना उस पर और एक एक स्टेप डीबग करना, देन यू विल नो कि कैसे कहां से एग्जीक्यूशन किस स्टेप पे जाता है, ठीक है। ओके, मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग मालूम है, हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस इंटरफेसेस यूज करते हैं तो उसमें हम लोग यूज करते हैं। ओके, so method overriding is a type of polymorphism which is normally used by the dynamic polymorphism or late binding. Method overriding means having two methods with same name and same signatures parameters. One should be in the base class and another method should be in a derived class. You can override the functionality of a base class method to create a same name method with the same signature in a derived class. You can achieve method overriding using the inheritance. Virtual and override keywords are used to achieve method overriding. Virtual और override methods क्या होते हैं? क्यों यूज करते हैं वर्चुअल या ओवरराइड? Okay. वर्चुअल या एब्स्ट्रैक्ट मेथड आप प्राइवेट डिक्लेयर कर सकते हो। सोचो थोड़ा, क्यों कर सकते हो या क्यों नहीं कर सकते?
थोड़ा सा अपना नॉलेज ना ब्रश अप करो, क्योंकि मैं पढ़ाते जाऊंगा, आप लोगों को अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप लोगों को चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, आगे एडवांस जो आप लोग पढ़ने वाले हैं वो उतना क्लियर नहीं होगा, ठीक है। Okay, so this is a one base class. Okay, in a base class there are a virtual method. Okay, virtual int add. It's simple. It takes two parameters, and there is another second class child class which is inherited from the base class. Okay, now in this हाँ मैं आ रहा हूँ उस पर, ठीक है। So there is a one class base class. It has a virtual method. There is a one child class which is inherited from the base class. In this base class method, I am overriding the base class child class. I am overriding the base class method. ठीक है। सो वर्चुअल जब आप कोई मेथड आप डिक्लेयर करते हो, इट मीन्स यू हैव टू ओवरराइड इट इन अ डिराइव्ड क्लास, ठीक है। और जो वर्चुअल मेथड आपने बेस क्लास में डिक्लेयर किया है उसको जब आप ओवरराइड करते हो तो चाइल्ड क्लास में आपको ओवरराइड करते समय ओवरराइड कीवर्ड यूज करना है कि ये मेथड आप ओवरराइड कर रहे हो फ्रॉम द बेस क्लास मेथड, ठीक है। सो वर्चुअल एंड ओवरराइड का मतलब ये है कि कोई मेथड अगर वर्चुअल है सो यू हैव टू इनहेरिट it, you have to define it in a derived class, and while defining it in a derived class you have to use a override keyword, because then only it will be understandable that this method is overridden from the base class method, ठीक है। अभी क्लियर हुआ वर्चुअल और ओवरराइड? ओवरराइड मैं नहीं समझा। वर्चुअल का यूज नहीं किया है और ओवरराइड करते हैं मेथड, तो जावा में एनोटेशन। ओके ओके, आप उसको जावा से कंपेयर कर रहे हो, ओके ओके ओके। सो सी शार्प में और जावा में कहीं कहीं पे थोड़ा सा डिफरेंस है, कॉन्सेप्ट ओवरराइड करने का सेम है, बट जो कीवर्ड आप लोग यूज करते हो वो थोड़ा डिफरेंट होगा। यहाँ पे वर्चुअल जब हम डिक्लेयर करते हैं तो उसको ओवरराइड करते हैं कि वर्चुअल मेथड देके हमको पता रहता है कि समवेयर इन डिराइव्ड क्लास इट हैज बीन ओवररिडन, and while overriding that method we use a keyword override to know that this is the method which is from the base class and we are providing an implementation here in the derived class, okay। अगर हमने वो वर्चुअल नहीं लिखा तो ओवरराइड नहीं यूज कर सकते आप, then that will be a normal method। ओके, डिक्लेरेशन में थोड़ा डिफरेंस है, ओके ओके। Now here we have a base class. I am creating an object of the base class and just एक simple console.writeline किया है base class method add, ठीक है। and then base class से ही मैंने new child class का object initiate किया है, ठीक है। and यहाँ पे मैंने print किया है child class method add, उसमें दो पैरामीटर मैंने ऐड किया। इसमें से फर्स्ट लाइन अगर आप देखो तो बेस क्लास का जब मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो बेस क्लास के साथ बना रहा हूँ, ठीक है। सेकंड वे में बेस क्लास का जब मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो चाइल्ड क्लास के साथ बना रहा हूँ, ठीक है। एक थर्ड सिचुएशन आप इमेजिन करो कि मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ विद अ बेस क्लास, मीन्स न्यू चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू बेस क्लास। ये तीनों में से कौन सी सिचुएशन नहीं वर्क करेगी? एक आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो बेस क्लास के साथ, सेकंड बेस क्लास का आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो डिराइव्ड क्लास के साथ, थर्ड डिराइव्ड क्लास का आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो बेस क्लास के साथ। इनमें से दो वर्क करेंगी, एक नहीं करेगी।
there is a one base class and there is a one derived class. Okay, now when see the first situation, I am creating an object of the base class with the using base class. Okay, here I am creating a base class object with the child class. ठीक है. Third thing is I am creating object of the child class with the help of the base class. ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, बट ये तीनों में से कौन सा फेल होगा? ये ट्राई किया है क्या? यस, ट्राई करके देखो. एक क्लास ऐड करो, ठीक है, सिंपल एक बेस, एक डिराइव क्लास लो और उसके डिफरेंट टाइप से ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देखो. होल्ड ऑन गाइस, ठीक है. या जब प्रैक्टिकल करोगे ना तब ये ट्राई करके देखो कि किस सिचुएशन में ये वर्क होता है, किस सिचुएशन में वर्क नहीं होता है. ठीक है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस. A method without any parameter body is known as an abstract method. Okay, these methods contain only declaration of the method. To declare an abstract method, we have to use abstract keyword, abstract modifier on the method or class, whatever we are declaring as an abstract, in which the abstract methods are defined. It is referred to as an abstract class, and this also has to be declared using the abstract modifier. The implementation of the abstract method is done by the derived class. When the abstract class inherits the derived class must implement the abstract methods using the override keyword. Okay. An abstract class is a special class that contains both abstract and non-abstract methods in it. So कोई class अगर आप abstract declare कर रहे हो तो उसमें abstract और non-abstract method दोनों हो सकते हैं. Okay. Abstract class can contain abstract members as well as non-abstract members as well. So जैसे abstract और non-abstract methods आप use कर सकते हो, वैसे members भी आप उसमें use कर सकते हो. A class can only inherit from one base class. So this is a limitation in C#. We can have only one base class as a class. We cannot create object of an abstract class. ठीक है, abstract class का object create नहीं कर सकते हैं. Abstract keyword is used with class methods, properties, events and indexers. When used with the class, we call that class as an abstract class. An abstract class is an incomplete class, which is class that can be instantiated. This is the reason abstract class का आप object क्यों नहीं create कर सकते. Okay. And the derived class should provide an implementation for its abstract members. So like interfaces, जैसे आपके abstract class में methods आपने declare किए, आपको derived class में वो inherit करना है और उसको override करना है. Okay. An abstract class cannot be marked as a sealed class because abstract and sealed functionalities are contradicting to each other. Okay. Abstract class can have an implementation for some of its members. It is the responsibility of the derived class to provide implementation to an abstract member. If it can't provide all implementation, then that class should be marked as an abstract class. So जैसे abstract class में it may or may not contain the default implementation. If it does not contain a default implementation, it's a pure abstract class. Okay, where we have to declare only methods. We are not defining or we are not providing any default implementation. Okay. A static and virtual cannot be used. A static and virtual keyword cannot be used with a method that is marked as abstract. So जो भी abstract class या method आप use कर रहे हो उसको आप static declare नहीं कर सकते हैं. Okay. By using abstract classes, it is very easy to place the common functionality under the one class, and all the other classes which share the common information can be made to inherit from his class. Design patterns we will use the abstract classes are frequently used to write reusable and maintainable code.
Okay, why abstract class cannot be instantiated in C Sharp? Because it is not a fully implemented class, as its abstract members cannot be executed. Okay, if the compiler allows us to create object of an abstract class, we can invoke the abstract method using that object, which cannot be executed by CLR at runtime. So this is the reason इसका इंस्टेंस क्यों क्रिएट नहीं कर सकते. इट्स नॉट फुल्ली इम्प्लीमेंटेड क्लास, और जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स है वो CLR के थ्रू आप डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते. ओके, hence to restrict the calling abstract method, the compiler does not allow to instantiate an abstract class. Okay, now sealed methods or sealed classes. Sealed classes cannot be inherited and sealed methods in C# programming cannot be overridden. So कोई क्लास के आगे अगर आपने sealed कीवर्ड यूज किया है, so वो क्लास आप इनहेरिट नहीं कर सकते. Same concept is with the method as well. If that method you have defined as a sealed method, you cannot inherit that. So basically जो sealed कीवर्ड यूज करते हैं वो अगर जैसे सपोज करो कॉपी हम लोग करते हैं कहीं से, ठीक है, कोई आपके पास कोड मिल गया, या नॉर्मली ऐसे DLL हम लोग यूज़ करते हैं, कोई डेटाबेस कनेक्शन की आपके पास पुरानी DLL पड़ी है, आपने उसको यूज़ कर लिया. नाउ अगर आपको वो DLL में अलग से मेथड्स ऐड करने हैं, तो आप क्या करोगे, वो DLL में जो क्लास हो रही है आप एक उसके ऊपर रैपर बनाओगे, एक क्लास लिखोगे जो वो DLL की क्लास से आप इनहेरिट करोगे, और वो जिस क्लास में आप इनहेरिट कर रहे हो उसमें आपको वो एग्जिस्टिंग जो पेरेंट क्लास है DLL की उसके भी मेथड एक्सेसिबल रहेंगे, प्लस ये मेथड भी आपको एक्सेसिबल रहेंगे. बट इफ आई वांट टू स्टॉप फ्रॉम यूजिंग और इनहेरिटिंग दैट DLL, और मैं अगर चाहता हूँ कि उसको कोई एक्सटेंड नहीं कर सके, तो उस केस में वो क्लास को मैं सील्ड क्लास डिक्लेयर कर देता हूँ. सो नो वन कैन यूज और नो वन कैन एक्सटेंड दैट क्लास. ठीक है, मेरा आधा कोड किसी ने ले लिया, देन उसमें अपना कोड ऐड करके अपने नाम से चिपका दिया, वो नहीं आप कर सकते. सो बेसिकली सिक्योरिटी पर्पस है, या फिर जो नॉर्मली बिजनेस रूल्स होते हैं उसके लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो सील्ड क्लास यूज करते हैं. सो कल को अगर किसी के पास कोई सॉफ्टवेयर अगर किसी ने कॉपी भी कर लिया तो डायरेक्टली उसको वो एक्सटेंड नहीं कर सकता. ठीक है, सो ये मेजर पर्पस होता है सील्ड क्लासेस या सील्ड मेथड्स यूज करने का. कोई मेथड आप ओवरराइड नहीं कर सकते उस केस में. If we need to stop method to be overridden or further extension of a class in inheritance hierarchy, we need to use the sealed method and sealed classes respectively. In C# object-oriented programming, the sealed class cannot be inherited, means no class can be derived from a sealed class. To make a class sealed, we use the keyword sealed in a class declaration. For example, if we seal a class A, below structure code from B cannot be derived from it. Okay. A private method is not inherited, whereas the sealed method is inherited but cannot be overridden. So एक ये ध्यान में रखना है कि जो प्राइवेट मेथड होता है या सील्ड मेथड होते हैं, ठीक है, वो आप इनहेरिट कर सकते हो बट ओवरराइड नहीं कर सकते. ठीक है, वो क्लास में आपको वो मेथड एक्सेसिबल रहेंगे बट आप उसको अलग से उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते. यू कैन नॉट एक्सटेंड दैट मेथड. ओके, the same private method can be defined in the subclass and it does not lead to an error. So कोई अगर क्लास में अगर आपका प्राइवेट सील्ड मेथड है और डिराइव्ड क्लास में अगर आपने उसको यूज किया है, तो प्राइवेट और वो सील्ड मेथड होने के कारण इनहेरिट नहीं होगा, राइट. इसलिए वो अगर आप उसको यूज करोगे सेम डिराइव्ड क्लास में डिफरेंट मेथड सेम नाम से, तो वो आपको कंपाइल टाइम एरर नहीं देगा. ठीक है, लेकिन अगर बेस क्लास में एक मेथड है सेम, अगर आपने डिराइव्ड क्लास में यूज किया विदाउट सील्ड कीवर्ड, तो वो आपको एरर देगा क्योंकि सेम मेथड विल बी कैन नॉट यूज ट्वाइस. ओके, सो ये डिफरेंस है सील्ड कीवर्ड के साथ अगर आप कोई मेथड यूज कर रहे हो तो उस केस में. ये बेसिकली जो आपका कोड सिक्योरिटी के लिए यूज करते हैं ना, कि अगर कोई क्लास या कोई कोड है आपके पास, अगर कोई एग्जिस्टिंग कोड है कोई सॉफ्टवेयर का, उसको अगर आपको एक्सटेंड करना है, तो आप कई बार ये होता है कि मेरे पास एक छोटा सा इम्प्लीमेंटेशन है कहीं से मैंने कॉपी किया हुआ, गूगल से डाउनलोड किया हुआ, और उसी को मैं एक्सटेंड करता हूँ फंक्शनलिटी एक्सटेंड करने के लिए. लेकिन अगर मेरे को वो सिक्योर करना है कि कोई थर्ड पर्सन मेरा सॉफ्टवेयर यूज करके अपना कोड उसमें एक्सटेंड नहीं कर सके,
उस केस में मैं जितनी भी क्लासेस मैंने यूज की हैं उसको अगर मैं सील्ड डिक्लेयर करता हूँ, हाँ सील्ड डिक्लेयर आप उसी क्लास को कर सकते हो जो आपने अपने एप्लीकेशन में कहीं पे डिराइव नहीं किया या जिसको बेस एज अ बेस क्लास आपने यूज नहीं किया है। ठीक है, बेस क्लास को अगर आप सील्ड क्लास डिक्लेयर कर दोगे तो वो इनहेरिटेंस में फेल होगा। सो कोड एक्सटेंशन को स्टॉप करने के लिए या कोड कॉपी जो हम लोग करते हैं वो स्टॉप करने के लिए बेसिकली सील्ड यूज करते हैं कि नो वन कैन एक्सटेंड इट, यू कैन यूज इट बट यू कैन नॉट एक्सटेंड इट, आप उसको अपने नाम से नहीं चिपका सकते। Okay, now the difference between the abstract classes and sealed classes, because abstract class भी आप instance नहीं create कर सकते और भी कुछ कुछ अलग अलग चीजें हैं जो abstract और sealed class में होती हैं। A class that contains one or more abstract method is known as an abstract class. Okay, a class from which it is not possible to derive a new class is as a sealed class. Okay. Another thing is abstract class can contain abstract and non-abstract method. Sealed class can contain non-abstract methods. It cannot contain abstract and virtual methods. Right? क्योंकि आप उसको inherit नहीं कर सकते sealed class को, so इसमें आप abstract and virtual method नहीं use कर सकते। Creating a new class from the abstract class is compulsory to consume because it's an abstract class, so you have to derive it. It is not possible to create a new class from a sealed class because sealed class है, आप उसको inherit नहीं कर सकते तो आप उससे new class derive नहीं कर सकते। An abstract class cannot be instantiated directly. We need to create the object for its child classes to consume an abstract class. We should create an object of a sealed class to consume its members. So object creation और methods जो उसके हैं वो अगर आपको access करना है तो normally जैसे normal class में आप object create करके method access करते हो, same sealed class में भी होता है। Only thing is you cannot inherit. That's the only limitation for sealed class. We need to use the keyword abstract to make any class abstract. Same here, we need to use the keyword seal to make any class as sealed class. ओके, सो इनमें डिफरेंस समझ में आया सील्ड क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में? नहीं, क्या बोल रहे हो? हाँ, सी सील क्लास की लिमिटेशन सिर्फ इतनी है कि आप उसको इनहेरिट नहीं कर सकते। बाकी नॉर्मल जैसे क्लास होती है उसकी फंक्शनलिटी सेम वैसे ही होती है, कर सकते हो ना। लेकिन अगर आप ये देखो, अगर आपने कोई नॉर्मल क्लास यूज किया है, ठीक है, उसको अगर आप इनहेरिट करना चाहो तो कोई भी आपके पास उसकी अगर डीएलएल है या एग्जीक्यूशन है तो वो उसको यूज कर सकता है, ठीक है। लेकिन आप अगर उसको अपना कॉपीराइट बनाना चाहते हो तो आपको उसको सील डिक्लेयर करना पड़ेगा, राइट। सो नॉर्मल जो सब्सक्रिप्शन वाले सॉफ्टवेयर्स होते हैं या फिर जो बैंकिंग या इंश्योरेंस वाले सॉफ्टवेयर्स होते हैं, मोस्टली ये उसमें यूज करते हैं। जितने चाइल्ड क्लासेस होती है ना, मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स उनको सील्ड क्लास डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि कोई भी अगर सॉफ्टवेयर आप रिलीज कर रहे हो तो उसके वर्जन आप रिलीज करते हो, राइट। वर्जन 9, 10, 11, 12 जो भी है, जैसे ओएस या बाकी के इसके वर्जन आते हैं। अब अगर मेरे पास सपोज करो कोई सॉफ्टवेयर के ओल्डर वर्जन है, ठीक है, मेरे को नया वर्जन नहीं परचेस करना है, उसी ओल्डर वर्जन में मैं थोड़ा अपना दिमाग लगा के अगर उसी को एक्सटेंड करता हूं तो मेरे को नया सॉफ्टवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है, राइट। लेकिन अगर एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ कंपनी, मैं ये चाहता हूं कि इसको कोई एक्सटेंड नहीं कर सके, सामने वाले के पास जितने फीचर्स और फंक्शनलिटी मैंने दी है सिर्फ उतना ही वो यूज कर सके, अपनी तरफ से इसमें कोई एडिशन ना कर सके। सो उस केस में जितने चाइल्ड क्लासेस है सबको अगर मैं सील डिक्लेयर करता हूं, in that case no one can extend it. So सिक्योरिटी के हिसाब से भी ये कभी कभी जरूरी होता है सील डिक्लेयर करना, क्योंकि अगर आपने सील डिक्लेयर नहीं किया, उसको मैंने एक्सटेंड किया और आपके किसी एपीआई को या किसी सर्विस को मैंने कॉल दिया, देन आई कैन हैक योर सिस्टम। सो कहीं कहीं पे ये चीजें सिक्योरिटी के हिसाब से कौन सी कहाँ पे आपको यूज करनी है, ये थोड़ा लॉजिकल, डिपेंडिंग ऑन द जो सॉफ्टवेयर या जो फील्ड पे आप काम कर रहे हो, जिस डोमेन में आप काम कर रहे हो, उसके हिसाब से ये चीजें डिसाइड होती हैं। कौन सा? नहीं,
सी नो, इंटरफेस एंड सील्ड क्लास इज डिफरेंट. इंटरफेस को आपको इंप्लीमेंट करना जरूरी है. यू कैन नॉट इम्प्लीमेंट, यू कैन नॉट इनहेरिट सील्ड क्लास. ठीक है, सील्ड क्लास में आप कोई इंटरफेस इंप्लीमेंट कर सकते हो, राइट? कोई इंटरफेस है उसको आप इंप्लीमेंट करना आपको जरूरी है. सील्ड क्लास आप इनहेरिट नहीं कर सकते. इंटरफेस इज जस्ट अ डिक्लेरेशन ऑफ द मेथड्स. ओके, कोई इंटरफेस अगर आपने डिफाइन किया है तो उसमें ये आप डिफाइन करोगे 4 मेथड है, तो जितने भी क्लासेस वो इंटरफेस इंप्लीमेंट करेंगे वो 4 क्लासेस को वो मेथड्स इंप्लीमेंट करना कंपलसरी है, राइट? इंटरफेस इज काइंड ऑफ अ बेस क्लास. सील्ड क्लास इज ऑलवेज अ चाइल्ड क्लास. सील्ड क्लास कभी भी पेरेंट क्लास है, बेस क्लास नहीं हो सकती. ओके सर, ये फाइनलाइज कैसा काम करता है? फाइनल एक कीवर्ड होता है जावा में यूज करते हैं, तो उसको भी हम अगर यूज कर लेते हाँ, सेम जावा में सेम कॉन्सेप्ट है, तो ये सील्ड क्लास भी वैसे ही वर्क करता है. राइट? सो सील्ड क्लास अगर आपको डिक्लेयर करना है तो जैसे यहाँ पे मैंने एक क्लास लिया है सील्ड क्लास करके. ये सील्ड क्लास कीवर्ड आपको यूज करना है. कोई क्लास अगर आपको इनहेरिटेंस से रोकना है तो अब यहाँ पे सेकंड एक मैंने क्लास 1 लिया है जिसको मैं इनहेरिट कर रहा हूँ सील्ड क्लास से. ओके, बिकॉज दिस बेस क्लास इज सील्ड क्लास, आई कैन नॉट इनहेरिट इट फ्रॉम सील्ड क्लास. सो क्लास 1 को अगर मैं कोशिश करता हूँ इनहेरिट करने की सील्ड क्लास से तो वो मेरे को एरर देगा, कंपाइल टाइम एरर थ्रो करेगा. ओके, this is the same error which you will get. वो जो इनहेरिटेंस का जो सिंटैक्स है हम कॉलम लेके उसको इनहेरिट करते हैं. इसमें क्या हाँ, ई क्लास को हमने इनहेरिट किया है ना, बेस क्लास. सील्ड क्लास ये बोल रहे हो क्या? हमने इनहेरिट किया है. कॉलम यूज करते हैं ना सिंटैक्स, इनहेरिट का सिंटैक्स. लाइन नंबर कौन सा है? 11 कहाँ है यार? क्लास इक्वल्स टू क्लास 1. एक जन बोलो, कौन सा बोल रहे हो? यहाँ पे हमने सी क्लास को इनहेरिट किया है. दिस वन. हाँ उसका सिंटैक्स इनहेरिट का. हाँ, सो इनहेरिटेंस जब आप सी शार्प में यूज करते हो तो इनहेरिटेंस का सिंटैक्स कैसा है? क्लास डिक्लेरेशन, ओके, क्लास देन क्लास नेम कोलन, फिर जो बेस क्लास या इंटरफेस जिससे आप इसको इनहेरिट कर रहे हो उसका नाम यहाँ पे आता है. सो इफ आई एम इनहेरिटिंग दिस क्लास 1 फ्रॉम सील्ड क्लास, सो क्लास नेम देन कोलन देन विच एवर क्लास और इंटरफेस आई एम इम्प्लीमेंटिंग. ये इसका सिंटैक्स है. इंटरफेस के लिए सेम इंटरफेस के लिए भी यहाँ पे एक सेम आएगा. अगर सपोज करो ये क्लास 1 में 2 इससे इनहेरिट कर रहा हूँ, 1 बेस क्लास एंड 1 इंटरफेस, इन दैट केस ये सील्ड क्लास कॉमा देन आई डिस्पोजेबल या जो भी इंटरफेस में इंप्लीमेंट कर रहा हूँ. एक और इंटरफेस अगर मेरे को इसमें इंप्लीमेंट करना है देन कॉमा नेक्स्ट इंटरफेस नेम. ओके, हाँ, एक क्लास में आप बेस क्लास भी इंप्लीमेंट कर सकते हो और इंटरफेस भी इंप्लीमेंट कर सकते हो. यस, सेम जो सील्ड मेथड है उसका भी सेम कॉन्सेप्ट है. सील्ड मेथड आप ओवरराइड नहीं कर सकते. ओके, ये जितने कोड स्निपेट मैंने यहाँ पे दिखाए ना वो प्रैक्टिकल में आप लोग अभी अपन जब प्रैक्टिकल करेंगे तब आप इसको एग्जीक्यूट करके देखो. सो आप लोगों को कॉन्सेप्ट उसके क्लियर होंगे. ओके, दैट्स इट फॉर थ्योरी टुडे. वो जो सिंटैक्स है ना इनहेरिटेंस का, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए भी और इंटरफेस के लिए भी सेम इंटरफेस को हमने इंप्लीमेंट किया है वो कैसे करते हैं? उसके मेथड्स रहेंगे ना आपके क्लास में. नहीं, जावा में हम जैसे एक्सपेंस और इंप्लीमेंट कीवर्ड्स लगा देते हैं,
हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इंटरफेस को इनहेरिट किया है? उस पर भी ओवरराइड कीवर्ड आता है। जब अपन ये प्रैक्टिकल में देखेंगे ना इंटरफेस आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे, उस समय मैं आपको बताता हूँ। इंटरफेस में क्यों? ठीक है, अपन देखते हैं प्रैक्टिकल में। ओके, यहाँ तक कुछ डाउट है? स्टैटिक, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, वर्चुअल मेथड्स या कुछ? Okay, we'll do one thing now. We'll have a break for 10-15 minutes and then we will start practical. प्रैक्टिकल में आज मैं आप लोगों को आईडी जो है विजुअल स्टूडियो, उसके क्या क्या फीचर्स है, फंक्शनलिटी है, वो एक्सप्लेन करता हूँ। एक सिंपल विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन अपन बना के देखते हैं। सील्ड क्लास, सील्ड क्लास का ऑब्जेक्टिव इतना ही है कि आप उसको इनहेरिटेंस से स्टॉप कर सको। ओके, कोई क्लास का अगर आपको इनहेरिटेंस स्टॉप करना है, उस केस में सिर्फ आप सील्ड यूज करते हो, सील्ड मेथड और सील्ड क्लास। सील्ड मेथड के अगर आपने सील्ड मेथड यूज किया है तो वो मेथड आप ओवरराइड नहीं कर सकते। सील्ड जो क्लास है उसमें आपके वर्चुअल मेथड्स नहीं होंगे, क्योंकि वर्चुअल मेथड आपको ओवरराइड करना होता है, एंड सील्ड कीवर्ड उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है। सो व्हेनेवर यू आर डिक्लेयरिंग अ क्लास सील्ड क्लास, इट मीन्स यू कैन नॉट इनहेरिट इट। ओके, सो आज हम लोग वो आईडी का देखते हैं और एक सिंपल विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करके देखते हैं। विजुअल स्टूडियो, डन। विजुअल स्टूडियो के जो प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, कोई विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन, हम लोग कंसोल एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा वो अवॉइड कर रहा हूँ। अवॉइड कंसोल एप्लीकेशन इसलिए कर रहा हूँ कि कंसोल एप्लीकेशन इंडस्ट्री में बहुत कम यूज होते हैं। जब आपको कोई स्पेसिफिक यूटिलिटी डिजाइन करनी होती है या फिर कोई आपको टास्क शेड्यूलर के लिए कोई एक्टिविटी रन करना था, उस केस में ही मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग कंसोल एप्लीकेशन यूज करते हैं। मैक्सिमम टाइम्स जो इंडस्ट्री में हम लोग यूज करते हैं, आइदर वी यूज अ वेब एप्लीकेशन और विंडोज फॉर्म्स और WPF, ठीक है। सो हम लोग जो फोकस करते हैं इनिशियली अभी विंडोज फॉर्म्स को लेके करते हैं। सो आप लोग विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन के साथ थोड़े फैमिलियर रहोगे। इनकेस अगर आपको आगे जाके उस पर डेवलपमेंट करना है तो वो एकदम नया एनवायरनमेंट आपके लिए नहीं रहेगा, ठीक है। देन कोई कंट्रोल आप कैसे ऐड करोगे, आईडी में कैसे आप एग्जीक्यूट करोगे फॉर्म्स एंड देयर प्रॉपर्टीज एंड ऑल। सो आज ये सारी चीजें देखते हैं। दो चार छोटे स्मॉल कोड स्निपेट भी हम लोग देखते हैं, कैसे रेफरेंस ऐड करना है, आप कोड कंपाइल कैसे करोगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाइलेशन कैसे होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती है, आपको अगर डीबग करना है तो कैसे आप डीबग करोगे। सो ये सारी चीजें आज मैं आपको विजुअल स्टूडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। एंड देन फ्रॉम टुमारो जो भी आप लोगों के असाइनमेंट्स वगैरह होंगे वो आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। सो अभी तक यहाँ जो कुछ मैंने एक्सप्लेन किया उसके लिए कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चंस है? सी विजुअल स्टूडियो में डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस है, ठीक है। आप फ्रेमवर्क या विजुअल स्टूडियो आप यूज करते हो तो उस पर वेब एप्लीकेशन होता है, विंडोज फॉर्म है, WPF है, WCF एप्लीकेशन है। कंसोल एप्लीकेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, जिसमें आपको नॉर्मली UI नहीं होता है। आपको बैकग्राउंड में अगर कोई प्रोसेस रन करना है या फिर बैकग्राउंड में कोई एप्लीकेशन रन करना है जस्ट ट्रायल एंड एरर करने के लिए, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग वो जो हेलो वर्ल्ड लिखते थे वो कंसोल एप्लीकेशन में लिखते थे। इट्स अ मोस्ट सिंपलेस्ट एप्लीकेशन जहाँ पे आपको UI नहीं रहता, सिर्फ आपको एग्जीक्यूट अगर आप करो तो ओनली कोड एग्जीक्यूट होता है। सो उसके लिए कंसोल एप्लीकेशन यूज करते हैं। लेकिन अगर आपको UI का इंटरेक्शन चाहिए, इन दैट केस यू हैव टू गो फॉर अ WPF, विंडोज फॉर्म और वेब बेस्ड एप्लीकेशन। ओके, so it's 10:54 now. 11:10 को है? Okay, let's meet at 11:10.